आदरणीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बजट 2022-2023 के लिए बोलने का मौका दिया है। पहले मैं आपका धन्यवाद दूंगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बजट 2022-2023 के लिए बोलने का मौका दिया है। ये बजट, जैसा सरकार बता रही है, कि अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। सरकार ये भूल जाती है कि हर बजट जो आता है वो पहले से बढ़ करके आता है। और ये बजट नहीं, मैंने अपने बातों में कहा था कि अभी ये विभागों का बंटवारा है। ये बजट नहीं, बंटवारा है, और अभी तक जनता तक पहुंचने में अभी समय लगेगा। अभी जनता पर नहीं पहुंचा है बजट। बजट आने के बाद लोगों ने जब बजट को देखा, जो वादे किए गए थे लोक कल्याण संकल्प पत्र में, और अपना बजट देख करके कहीं ना कहीं निराशा आती है। और जब बजट को पूरा आंकड़ों के हिसाब से पढ़ा जाए तो हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसानों से, खेती से जुड़ी है। बजट सरकार का किसानों के साथ धोखा देने वाला बजट है। और अगर उसको हम इन्वेस्टमेंट का पढ़ें, जिसमें ये सरकार कह रही है कि पिछले इन्वेस्टमेंट मीट के तहत कई एमओयू हुए थे, और एमओयू के अंदर पहले पेज पे ये कहा गया है कि 4,68,00,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावित, 4.68, और उसके बाद सरकार खुद लिख रही है इस बजट में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है। इन निवेशों में 5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। जो सरकार ये न बता पा रही हो कि एमओयू के बाद कहां पर बना है, कहां इन्वेस्टमेंट हुआ है। और अगर हम आंकड़ों को देखें, जो आंकड़े हमें बताते हैं 2017-2018 जो गैप है बजट एस्टिमेट में, वो लगभग 16% का है। 18-19 में 8%, 19-20 में 20%, 20-21 में लगभग 20%। तो एक्चुअल बजट में, और ये गैप अगर दिखाई देगा तो इतना बड़ा बजट आने के बाद खर्च क्या करेंगे? इनकी कैपेसिटी है क्या विभागों की खर्च करने की? सरकार ये बताए कि क्या जो बजट पेश हुआ है वो खर्च किया जाएगा। दूसरा, जितना भी खर्च करने का विभागों के माध्यम से है, अगर हम एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट और कल्चर में देखें, उसमें भी दिखाई देता है कि 38% का ग्रोथ गैप है। अब मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ में बजट तो दिखा रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन जिस तरीके से माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य जगह जगह गए, उन्हें खुद महसूस हुई है कमी क्या नजर आ रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हमारे जिला अस्पताल हो, चाहे हमारे सीएससी, पीएससी हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता। और माननीय मंत्री जी का ही माने अगर हम,
तो हर जगह कमी नजर आ रही है। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं, डॉक्टरों की कमी है, नर्सेस की कमी है, वार्ड बॉय की कमी है। आपके जहां तक दवाइयां मिलनी चाहिए थी, दवाइयों में भी बड़े पैमाने पे कमी दिखाई दे रही है। और यहां तक डिप्टी सीएम, विभाग के मंत्री, उन्होंने खुद जाकर के पकड़ा कि करोड़ों रुपए की दवाइयां जो एक्सपायरी डेट की थी वो दिखाई दे रही हैं। इसी तरह फैमिली वेलफेयर में, इसी तरह आगे क्या होगा वाटर सप्लाई सैनिटेशन में, वो तो देखा जाएगा। हाउसिंग में, हाउसिंग एक तरीके से पूरी ठप पड़ी है। आज अध्यक्ष महोदय, आप भी उस विभाग के मंत्री रहे हैं, इतना बुरा हाल हाउसिंग सेक्टर का कभी नहीं दिखा होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिखाई दे रहा है। अर्बन डेवलपमेंट, कहां सपना दिखाया गया था कि नए सिटीज बनाए जाएंगे, और कहां रुक गए आकर के स्मार्ट सिटी बनाएंगे। और जो स्मार्ट सिटी का सपना है, उदाहरण के लिए अगर लखनऊ की जो चीजें समाजवादी सरकार में बनी हैं उनको माइनस कर दें तो आपकी स्मार्ट सिटी क्या है? जब आप स्मार्ट सिटी के आंकड़े देते हैं तो कहते हैं कि हमने मेट्रो है, स्मार्ट सिटी हो सकती है, रिवर फ्रंट है, पार्क्स हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन है, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या किया है? आज शहरों में देख लीजिए, गंदगी गंदगी भर बार है। और मुझे याद आता है बहुत पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लखनऊ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक प्लांट लगवाया था, और उनकी कोशिश थी कि इस प्लांट से बिजली बन जाए। वो बिजली बनी नहीं कभी। एक पत्रकार जब गया होगा उस प्लांट में जाकर के देखने, वहां जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनसे पूछा कि आखिरकार इतना बड़ा प्लांट लगाए, इससे बिजली क्यों नहीं बन पा रही है? तो जो जानकार था, जो इंजीनियर था, जिससे पूछताछ हुई, उसने कहा कि जो यहां कूड़ा आ रहा है उसकी गुणवत्ता नहीं ठीक है, इसलिए बिजली नहीं बन रही। तो कूड़े की भी गुणवत्ता होगी। जो सपना दिखाया स्वच्छ भारत का, न केवल शहर में, हमारे छोटे छोटे कस्बों से लेकर के और गांव तक जिस तरीके से गंदगी फैली हुई है, उसके लिए क्या है? आप कह रहे हैं हम स्मार्टफोन बांटेंगे, क्योंकि पुरानी सरकार ने लैपटॉप दिए थे, लैपटॉप आप दे नहीं सकते इसलिए टैबलेट दे रहे हैं आप। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जहां ई गवर्नेंस की तरफ जा रहे हैं आप, वो ई वेस्ट का आप क्या करेंगे? इसी तरह वेलफेयर, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और उसमें गिरावट दिखाई दे रही है। अगर हम पिछले आपके बजटों को देखें तो, और जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है बिजली विभाग, ये हमारी ग्रोथ के लिए, स्टेट की ग्रोथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। जो काम जनरेशन में होना चाहिए था, जो काम ट्रांसमिशन में होना था, जो काम डिस्ट्रीब्यूशन में होना था, 5 साल सरकार क्या करती रही? और जो बैलेंस शीट बिल्कुल क्लियर हो गई थी बिजली विभाग की, आज उसके ऊपर कितना घाटा आ गया है। लेकिन जब बजट देखते हैं तो उसमें भी कोई बजट में बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। जो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बिजली प्रोडक्शन में जितना बढ़ावा होना चाहिए था, बढ़ावा देना चाहिए था, सरकार ने कुछ नहीं दिया। जो स्पोर्ट्स में जितना फंड्स लगाने चाहिए थे, बजट दिखने को तो बजट में है स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन आखिरकार पहुंच कहां रहा है? इसीलिए मैंने कहा कि बजट है और बंटवारा होकर के जमीन पे कहां पहुंच रहा है। हाउसिंग डिपार्टमेंट का मैं बोल चुका हूं, और डेयरी को लेकर के जहां एग्रीकल्चर सेक्टर में गिरावट हुई है इन्वेस्टमेंट की, आपके बजट को कम किया गया है। और मैं तो कहूंगा कि नेता सदन, क्योंकि आपकी बहुत जगह प्रदेशों में सरकारें होंगी,
आप तुलना करिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आपने कितना बजट दिया है और प्रदेशों में बजट क्या मिलता है, क्या गिरावट है कि नहीं है। डेयरी डेवलपमेंट, ये महत्वपूर्ण हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए है। डेयरी के लिए क्या काम हुआ है, जो हमारी पराग है उसको कितना आगे बढ़ा रहे हैं आप। अगर हम इसी में देखें, जो गैप नजर आ रहा है वो बड़े पैमाने पे गैप दिख रहा है। जो इन्वेस्टमेंट होना शुरू हुआ था इसमें, उस इन्वेस्टमेंट को इस सरकार ने रोक दिया। 16-17, 17-18, 18-19 लगातार बजट दिया गया 16-17 तक, लेकिन जैसी 17-18 समाजवादी सरकार में जो बजट दिया था उसके बाद लगातार बजट कम हो गया। यह भी कहीं ना कहीं हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ग्रोथ आगे बढ़ाने में काम करता है। कम से कम समाजवादी सरकार में जगह जगह प्लांट लगना शुरू हो गए थे। और मुझे याद है कि अमूल के बड़े अधिकारी मुझसे मिले थे आकर के, वो यूपी का मार्केट देख करके और यूपी का मिल्क प्रोडक्शन देख करके यहां पर काम शुरू करना चाहते थे। मैंने कहा कि आप पराग के सामने अगर यहां पर काम करेंगे तो हमारा पराग कहां चला जाएगा। उसी समय फैसला लिया गया कि जितना इन्वेस्टमेंट अगर अमूल करेगा उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपके पराग में होगा, जिससे पराग आपका मुकाबला कर सके अमूल जैसे बड़ी सोसाइटी का। और उसका परिणाम है कि अगर अमूल का प्लांट लखनऊ में लगाने के लिए मैंने जमीन दी चकगजरिया में, तो मैं तो कहूंगा नेता सदन ने उसका शायद उद्घाटन भी किया था। उसके बगल में पराग का वैसे का वैसा प्लांट बनाया, जिससे कि अगर अमूल अपना मार्केट में घुसेगा तो हमारे पराग को भी कहीं पछाड़ न दे, और बराबर का प्लांट उसके लगाया है। कानपुर देहात में 5 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट का प्लांट लगाया। वाराणसी का लगना था, अब लगने जा रहा है वहां पर। मदर डेयरी का जिस समय समाजवादी सरकार नेताजी मुख्यमंत्री थे, मदर डेयरी का 5 लाख का प्रोक्योरमेंट का प्लांट लगा था, लेकिन बीच में एक सरकार आ गई, उसने काम नहीं किया। बाद में मुझे मौका मिला, 5 लाख लीटर का वहां भी बन गया। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डेयरी के क्षेत्र में और खासकर प्रोक्योरमेंट के क्षेत्र में अगर किसी ने काम करने का काम किया था तो समाजवादी सरकार ने। लेकिन बीजेपी को पता नहीं क्या हो गया, कहने को तो वो प्रचार होता है दूध पीता है इंडिया, लेकिन बीजेपी को क्या हो गया, क्यों इसको पीछे, क्यों इसके लिए बजट नहीं बढ़ा। और माननीय वित्त मंत्री जी हैं, वो जरूर इस बात को बताएंगे कि पराग के लिए कितना बजट बढ़ाया है और मिल्क प्रोडक्शन के लिए कितना इन्होंने काम किया है। वहीं मुझे याद है कन्नौज में काऊ मिल्क प्लांट लगाया था, और मैं उस समय कहता था कि काऊ मिल्क को बढ़ावा देने के लिए अगर हमें काऊ के मिल्क का पैसा ज्यादा देना पड़ेगा तो हम देंगे उसके लिए। और ये भी मैं कहता था कि अगर हमें 4 रुपए ज्यादा देना पड़ा तब भी पर लीटर 4 रुपए ज्यादा दे करके दिखाएंगे। अगर आप गौ रक्षा कर रहे हैं, गाय मां को बचा रहे हैं, और गाय मां की संख्या नहीं बढ़ेगी, इधर आपकी गलत नीतियों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से गाय मां की संख्या कम होती जा रही है। मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में गाय को बढ़ाने के लिए और गाय के मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या कोई योजना ऐसी लाएंगे जिसमें भैंस के मिल्क से जो उसका फैट कंटेंट है, क्योंकि ज्यादा होता है, लेकिन क्वालिटी गाय के दूध में बेटर है, तो क्या सरकार इस पर सोचेगी कि काऊ के दूध को खरीदने का इंतजाम करेंगे कम से कम 4 रुपए ज्यादा दे करके। क्योंकि आपका तो सबसे बड़ा बजट है, अगर सबसे बड़ा बजट है तो फिर गाय के मिल्क के लिए क्यों बजट ना हो। ये बात मुझे इसलिए याद आ गई कि नेता सदन ने कहा कि कन्नौज को भी हमने कुछ दिया है। मैं नेता सदन से कहूंगा कन्नौज की पहचान इत्र से है, गोबर से नहीं है। इसलिए मैं नेता सदन से कहूंगा
वित्त मंत्री जी ने पैसा नहीं रखा है उसके लिए। हो सकता है इत्र से आपको लगाव ना हो, इत्र से लगाव ना हो, लेकिन खुशबू हर एक को पसंद है। और मैं तो कहूंगा दिल्ली से एक हमारे माननीय सदस्य हमारे साथ भी रहे हैं, पीडब्ल्यूडी सबसे बड़े विभाग के मंत्री हैं, इत्र के बारे में तो बेहतर समझते होंगे, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट अगर किसी का है जो और चीजों का, तो इत्र का भी बड़ा मार्केट है। वहां पर मैं एक परफ्यूमरी पार्क बनाना चाहता था, क्योंकि ट्रेडिशनल है, चीजें ट्रेडिशनल है, बहुत हजारों साल पुराना कारोबार है वहां का। इसलिए जो बना पड़ा अधूरा परफ्यूमरी पार्क है, हमें गोबर नहीं चाहिए, हमें अपना परफ्यूमरी पार्क चाहिए। और कहीं ऐसा तो नहीं नेता सदन, आप जो गोबर वाला प्लांट देने की बात कर रहे हो बायोगैस का, वो कहीं शिलान्यास समाजवादी सरकार में तो नहीं हुआ था। कभी कभी हमारे सदस्य ये कहते हैं कि मैं ट्वीट क्यों करता हूं। चलो अच्छा है, आप ट्वीट पढ़ते हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। ट्वीट मैं इसलिए करता हूं कि जिस समय नोएडा से दिल्ली जोड़ने के लिए मेट्रो का उद्घाटन हो रहा था, तो दिल्ली सरकार यह कह रही थी कि इस मेट्रो के उद्घाटन में उन्हें क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। जैसा कि नेता सदन ने कहा कि वो हमारे मित्र हैं, क्योंकि हमारी सरकार जा चुकी थी, सरकार आपकी थी। उस समय मैंने ट्वीट करके कहा और अपने लोगों के बीच में मैंने कहा कि अगर किसी को बुलाना चाहिए था तो हमें बुलाना चाहिए था, क्योंकि वो मेट्रो पहली ऐसी मेट्रो थी जो पूरे के पूरे यूपी के नोएडा के बजट से बनी हुई थी। उस समय दिल्ली की सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया था। और जो लोग ट्वीट की बात कर रहे हैं, क्योंकि नेता सदन ने कभी फाइल ही नहीं देखने दी होगी उनको, तो कम से कम मैं चाहूंगा कि वो फाइल देख लें दोबारा। उस फाइल में नजर आ जाएगा कि किस सरकार की बनी हुई ये मेट्रो है। और मुझे खुशी है इस बात की कि जब वो मेट्रो का उद्घाटन हुआ तो उस उद्घाटन में अपने देश के प्रधानमंत्री जी थे और मून जे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति नोएडा दिल्ली मेट्रो के उद्घाटन में साथ साथ बैठ करके गए थे। हमारे माननीय सदस्य, अगर वो सांड वाली फोटो गलत आ गई हो, वो हमारा त्योहार है एक, वो सांड केवल एक प्रतीक के रूप में दिखाना चाहते थे कि सांड से लोगों की जान जा रही है। वो फोटो जरूर हो सकता है वो त्योहार की आ गई हो, लेकिन ये तस्वीर बिल्कुल ठीक है और फाइल में सच्चाई होगी। और दूसरा, मिर्जापुर में सोलर प्लांट का उद्घाटन हुआ था, जिसमें कि देश के प्रधानमंत्री जी और मैक्रो जो फ्रांस के थे वो आए थे उद्घाटन में, और उद्घाटन हुआ उसका। अगर वो भी किसी परियोजना बनाई गई थी तो वो समाजवादी सरकार में थी, उसकी भी सही फोटो में लेके आए हूं अध्यक्ष महोदय। हालांकि अपने बजट को अच्छा बनाने के लिए वित्त मंत्री जी पता नहीं कहां से कुछ लाइनें लिख करके लाए थे। हो सकता है क्योंकि मैं बोलूंगा बाद में कुछ और मिल जाएंगी आपको। बहुत रिसर्च के बाद लाइनें लाए थे, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि ये कई बार ऐसा ही पढ़ते हैं बजट में। हालांकि मैं शायर नहीं हूं, ना पढ़ता हूं, ना कवि हूं मैं, लेकिन क्योंकि बजट के हिस्से में आपने कुछ लाइनें लिखी हैं अपनी बात को कहने के लिए, तो हम भी अपने अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से पढ़ना चाहूंगा कुछ। जब तलक अमन और चैन नहीं आता, काम हमारा है नफरत के खिलाफत करना। मेरी पीढ़ी को एक मशाल बन के चलना है,
जिसका फर्ज है इंसानियत की राह रोशन करना। दोबारा पढ़ दूं? जब तक अमन और चैन नहीं आता, काम हमारा है नफरत की खिलाफत करना। मेरी पीढ़ी को एक मशाल बनके चलना है, जिसका फर्ज है इंसानियत की राह रोशन करना। तो हमारी लाइनों का पोस्टमार्टम कर दिया। हम तो सोच रहे थे, तो ये मैं यही चाहता था। हम ये सोच रहे थे कि आप कोई नया सुनाएंगे। नहीं, आपने जो पढ़ा था वही मैंने कुछ उसका जवाब बनाया था। ये मेरी गलती नहीं, अगर आप दूसरा पढ़ते तो जवाब दूसरा होता। ये जवाब नहीं है तो पोस्टमार्टम है उसका। मैं अध्यक्ष महोदय धन्यवाद देता हूं कि वो बात समझ गए कि उन्हीं की लाइनों का जवाब ये था। मैं अध्यक्ष महोदय सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि आपने सस्टेनेबल गोल्स पे बहस की थी, और यहां पुराने माननीय सदस्य होंगे जिन्होंने दिन रात बहस की थी। वो सस्टेनेबल गोल्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। 5 बजट पिछली सरकार के, 6वां बजट ये, उन सस्टेनेबल गोल्स को हमने कितना अचीव किया है अध्यक्ष महोदय, ये कम से कम सरकार बताए हमें। क्योंकि जो आंकड़े हम पढ़ते हैं, जो हम कभी कभी आंकड़े देखते हैं, जो नीति आयोग से आते हैं, शिक्षा सूचकांक में यूपी सबसे नीचे राज्यों में 4थे नंबर पे दिखता है। आपको दुख हो, हमें भी दुख होता है कि हमारा उत्तर प्रदेश 25 करोड़ का, जिस उत्तर प्रदेश ने इतने प्रधानमंत्री दिए हों और लगातार प्रधानमंत्री यूपी की वजह से बन रहे हो इनकी सरकार के, वो सरकार दिल्ली और यूपी की सरकार में हमारा शिक्षा का ये स्तर। और प्राइमरी स्कूल में मैं हमेशा जाता हूं, और मैं एक बार नहीं गया, जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी मैं गया, और मैं अपनी भी कमी जानता हूं। जब मैं एक स्कूल में गया, मैं जाकर के बच्चे से पूछा कि पहचाना आपने मुझे? तो वो छोटा सा बच्चा बोला कि हाँ मैंने पहचान लिया। मैंने पूछा कौन हूं मैं? तो बोले आप राहुल गांधी हैं। सोचिए आप, सोचिए आप, नहीं, मैं अध्यक्ष जी अच्छा सोच रहे हैं। पूरी बात इनकी सोच समझ बिल्कुल ठीक है। पूरी बात सुन लीजिए। ये इनकी सोच समझ बिल्कुल ठीक है। मैं जानता हूं किस बात पे ये कह रहे हैं। इन्हें चिंता इस बात की नहीं है अध्यक्ष महोदय, इन्हें दुख इस बात का नहीं है कि यूपी नीचे से 4था नंबर है। इन्हें खुशी इस बात की है कि मैंने कांग्रेस पार्टी के नेता का नाम ले लिया। कमाल है आपको सरकार किसने बना दी? सोचिए आप। इनको दुख इस बात का नहीं है, इनको शांति से सुनिए अध्यक्ष महोदय, दुख इस बात का नहीं है इन्हें कि स्वास्थ्य के आंकड़ों में हम कहां खड़े हैं। और मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा, ये सब लाइव है, सब लाइव जा रहा है। और प्राइमरी एजुकेशन में एक हमारे माननीय सदस्य ने कहा था कि टीचर्स कहां से आ रहे हैं, कहां से पढ़ा रहे हैं। आप जांच करिए इस बात की, जो हम लोग कह रहे हैं वो सच्चाई है कि नहीं है। आज स्कूलों में बच्चे तो हैं और बच्चों की भारी कमी है। जो आप कहते हैं हम 2 करोड़ का लक्ष्य है बच्चों को पढ़ाएंगे प्राइमरी एजुकेशन में, आप किन बच्चों को पढ़ा रहे हैं? जो गरीब से गरीब बच्चे हैं, जो हमारे समाज के सबसे गरीब है, पिछड़े और बहुजन समाज के बच्चे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं। आप सोचिए कि जो संपन्न लोग हैं वो कहां पढ़ने चले गए? क्या मुकाबला होगा फिर? क्या मुकाबला करेगा बच्चा? भाई सुनिए, ये बात गलत और अच्छा है, हम तो जहां पढ़ाए, जहां सीखा है, कुछ तो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आप गोबर देखते हो तो गोबर ही इंप्लीमेंट करते हो। और मैंने तो और इनको ज्यादा एनर्जी ड्रिंक की जरूरत हो तो एनर्जी ड्रिंक भी बता दो कौन सी इन्हें पीनी चाहिए।
वो अभी बनी नहीं है, कभी कभी मिलती है, बताया जाता है आपके माध्यम से ये एनर्जी ड्रिंक है। अगर समझ पा रहे हो तो समझ जाओगे, नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं। मैं अरे ठीक है, मैं बोलूं। जब सरकार में था तो मुझे खुशी है इस बात की कि सबसे पहले मुझे मथुरा का, अक्षय पात्रा का, उनका प्लांट देखने को मिला मुझे, जहां पर बच्चों को एक साथ लाखों की संख्या में खिलाया जा सकता है। और यहां जो माननीय सदस्य मथुरा से जीत करके आए होंगे वो जानते होंगे कि अक्षय पात्रा बहुत अच्छा काम कर रहा है इस फील्ड में, और उन्होंने जो टारगेट सेट किया वो भी अचीव किया उन्होंने। जब मुझे उनके प्रिपरेशन अच्छी लगी तो मैंने उनसे कहा कि मैं ये सेम टू सेम और जगह भी इंप्लीमेंट करूंगा। तो उनकी बहुत सारी कुछ रुकावटें थी, चीजें थी जिनको पूरा नहीं किया जा सकता था, बजट के इश्यूज थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं लखनऊ लेकर के आया। और लखनऊ में लाखों लाख बच्चे, 1.5 लाख से बच्चों को हॉट कुक्ड मील मिलता है, और वो मशीन से रोटी बनाते हैं। वो जो एक्स्ट्रा मनी है वो CSR से कलेक्ट करते हैं। तो लखनऊ की किचन मैंने बनाने का काम किया था, और आज लखनऊ में लाखों लाख बच्चे उससे खाना पा रहे हैं। और एक बार अध्यक्ष जी को याद होगा, इसी विधानसभा में खाना चेक करने के लिए स्पीकर माता प्रसाद पांडे जी थे, उस विभाग के मंत्री, मैं और कुछ हमारे महत्वपूर्ण मंत्रीगणों को बैठ करके उस खाने को खिलाने का काम किया था। हम लोगों ने यहीं बैठ करके खाना खाया था कि गुणवत्ता देखें कि आगरा का खाना कैसा मिल रहा है। और उसके बाद तय किया था कि उत्तर प्रदेश में चरणों में कई जगह ऐसी किचन बनाई जाएंगी, और अक्षय पात्रा बनाने के लिए तैयार हो गया था। समाजवादियों की सरकार चली गई, जो बजट 200 करोड़ रुपए दिया गया था वो बजट पता नहीं कहां चला गया। मुझे कुछ जानकारी मिली थी कि वो बजट स्वेटर में चला गया। स्वेटर जो वो ऊन का जाड़े के लिए, और उसमें सरकार यही नहीं तय कर पाई कि इतना कॉस्टली हो गया कि स्वेटर में वो इलास्टिक रहेगी कि नहीं रहेगी, पता नहीं क्या रहा उसमें, मुझे जानकारी नहीं है, वो सरकार बेहतर समझती होगी उस बात को। वो नहीं, वो पता है मुझे, लेकिन टेंडर डॉक्यूमेंट जो स्पेसिफिकेशन थे उनकी जानकारी मुझे नहीं है। जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वो कम से कम सरकार से जानकारी कर लें। वो किचन नहीं बन पाई। मैंने बनारस को दिया था अक्षय पात्रा, आपने और जगह रोक दिया, मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन निशा सदन बताएं कि आपने बनारस की वो अक्षय पात्रा किचन को क्यों रोक दिया। और उसके साथ साथ बच्चों को स्टील की थाली मिलने लगी थी, ग्लास मिलने लगा था, वो कहां है स्टील गिलास और वो थाली, पता नहीं कहां चली गई। जो बच्चों को हफ्ते में 1 दिन फल मिलना चाहिए था, ये सरकार बताए कि कितने हफ्ते बच्चों को फल खिला पाई है सरकार, और क्या दूध दे पाई सरकार कि नहीं दे पाई, बताएं। और सरकार ये बताए कि जो आपने तय किया एनसीईआरटी की बुक्स, कितने स्कूलों में आपने पहुंचा दी एनसीईआरटी की बुक्स, अगर पहुंचाई तो बता दो आप। यहां जितने सदस्य वो जाते होंगे पता कर लें। इसीलिए मैंने कहा कि अगर उस तरह की किचन आज चालू हो गई होती तो मिड डे मील योजना में जो घोटाला है वो भी हो सकता है बंद होता, और हमारे बच्चों का स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाता। कभी कभी लोग मुझे समाजवाद सिखाने लगते हैं, नेता सदन सिखाए तो कोई बात नहीं, जो पढ़ने ही नहीं जानते वो भी सिखाते हैं। जो पढ़ना नहीं जानते वो भी सिखाने लगते हैं कभी कभी। यहां हमारे बहुत सारे सदस्य होंगे, मैं मुख्य बजट की बात नहीं कर रहा हूं वित्त मंत्री जी, पिछले 5 साल में 18,000 करोड़ के लगभग गड्ढा मुक्ति में, मेंटेनेंस में पैसा खर्च हो गया। 18,000 करोड़, ये केवल वो बात कर रहा हूं मैं जो गड्ढा मुक्ति का है, मेंटेनेंस का पैसा। अगर कहीं आंकड़े गलत हो तो आप बेहतर ठीक कर दें। पिछले 5 साल का, पिछले 5 साल का खराब सड़कों का सवाल नहीं है, सवाल बजट का है।
अरे हमने तो हवाई जहाज उतारा तो उसमें गड्ढा नहीं हुआ। मिराज और सुखोई उतार दिया, हरकुलिस उतार दिया, और शायद हमारे माननीय सदस्य नहीं जानते होंगे, हरकुलिस से भारी कोई हवाई जहाज नहीं होता है। अगर आप पे कोई हवाई जहाज हो तो बता दो, वो भी उतार देते हैं वहीं पर। अब सड़क में गड्ढे ना हो हवाई जहाज उतरने से। मान्यवर आप बत्ती जलाए रखते। सॉरी कोई बात नहीं, सॉरी। वो ध्यान भाषण पे उनका। अध्यक्ष जी धन्यवाद। मैं तो केवल एक किताब का 2 पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं, और मैं नेता सदन मैं अध्यक्ष जी आपसे कहूंगा कि मैं बांटना चाहता हूं सभी माननीय सदस्यों को ये किताब, क्योंकि समाजवाद हमें कभी कभी बताते हैं कि समाजवाद ये है, समाजवाद वो है। हालांकि हमारे नेता सदन तो जानते हैं समाजवाद के बारे में, और लोग नहीं जानते, इसलिए उन्होंने अपने लिए एक किताब बनवाई और छपवाई, और उसमें फ्रंट पे लिखा द राइज ऑफ सोशलिस्ट, सैफरन सोशलिस्ट। तो क्या गलत है? अगर हम सोशलिस्ट हैं तो क्या गलत है? आप भी तो सोशलिस्ट हो। क्या ये जो किसानों को आप पैसा बांट रहे हो, क्या ये सोशलिस्ट सिद्धांत नहीं है? क्या आप बेटियों को जो पैसा दे रहे हैं, ये बात अलग है, आपने वादा कुछ किया, दे कुछ रहे हो, जो गरीब बेटियों को दे रहे हो, क्या वो समाजवादी सिद्धांत नहीं है क्या? तो मुख्यमंत्री जी तो जानते हैं, नेता सदन तो समझते हैं, इसलिए उन्होंने किताब अपने लिए लिखवाई, द राइज ऑफ अ सैफरन सोशलिस्ट। अगर हम सोशलिस्ट नहीं समझ पा रहे कि सोशलिज्म क्या है, तो कम से कम हमारे विपक्षी लोग समझाएं, और अगर विपक्षी लोग नहीं समझते हैं तो कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़ ले, प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड है। ये सोशलिस्ट पार्टी की योजना नहीं थी, ये गरीबों की समाजवादी पेंशन थी, और प्रियम्बल में सोशलिस्ट है। और अगर सोशलिस्ट पे प्रश्न लगाते हैं तो आप डेमोक्रेटिक भी नहीं हैं, आप लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करते हैं, और अगर लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करते हैं और समाजवादी नहीं है तो आप सेकुलर भी नहीं हो सकते। इन तीनों के एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरा निर्भर करता है एक दूसरे पर। इसीलिए कहा गया कि हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेकुलर कंट्री है। अगर आप सोशलिस्ट नहीं है तो सेकुलर नहीं है, ना डेमोक्रेटिक है, और एक भी अगर हटा दोगे तो हमारा देश नहीं चल सकता। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी शब्दों में इधर उधर बातें हो जाती हैं। एक और किताब लिखी थी, द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर। हम तो आपको योगी समझ रहे थे, मॉन्क कौन लिख दिया आपको? अब ये भी डिफरेंस आप ही बता सकते हो, हम तो नहीं जानते इस बात के बारे में। नहीं, मैं नहीं जानता हूं डिफरेंस। जो बजट स्पीच है आपकी, और जो बजट स्पीच है आपकी, और जो जनता को वादे किए, जो बजट आप रखते हो, जो बजट खर्च करते हो, उसमें गैप है। जो आपका लोक कल्याण संकल्प पत्र है और जो आपका बजट है, इसमें नहीं है कुछ। और अगर 5 साल की बात कर रहे हो तो पिछले 5 साल में क्यों नहीं पूरा किया आपने? किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं की? अगर ये 5 साल के लिए है, अगर ये 5 साल का है, तो आपने अपना संकल्प पत्र नहीं पढ़ा होगा, जिसमें 2022 में आपने खुद लिखा है कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हम जानना चाहते हैं कि अगर ये बात है तो बताएं हमें कि अगर ये दूरियां हैं इनमें, तो आपके पहले संकल्प पत्र में क्या लिखा था आपने? आपने कहा 70 लाख लोगों को नौकरी रोजगार दे देंगे आप। वो सूची कहां है? और आपने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। वो कहां है आय दोगुनी? तो इसीलिए मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट मीट में जो आपने कहा कि इतने बड़े पैमाने पे एमओयू है, लेकिन आप अपनी स्पीच में खुद लिख रहे हैं कि 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का विभिन्न चरणों में काम चल रहा है। अभी चरण कौन से ये बता दें हमें, किस किस चरण में चल रहा है? इसका जमीन पर नहीं चल रहा कुछ भी। और फिर जो बड़ी बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं डिफेंस कॉरिडोर के,
डिफेंस कॉरिडोर का जो बड़ा सपना दिखाया जा रहा है, शायद सरकार ये नहीं जानती होगी कि वो डिफेंस कॉरिडोर कहां बना है। जो उद्योगपति, जो कारोबार करने वाले लोग हैं, उन्हें तो ये लगता होगा कि जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है इसी के किनारे होगा डिफेंस कॉरिडोर। लेकिन नेता सदन को शायद अधिकारियों ने नहीं बताया कि डिफेंस कॉरिडोर कहां बनाया है। डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे नहीं है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस से जब हटकर के आप जाओगे तब डिफेंस कॉरिडोर है। और मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि अगर कोई एक्सप्रेसवे, वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जाएगा और आपके डिफेंस कॉरिडोर में जगह ढूंढना चाहेगा तो शायद वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा आपके। और जिसने जगह देख ली होगी वो शायद इन्वेस्ट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी है पानी, सड़क, बिजली। बताओ तीनों चीजें हैं कि नहीं हैं? तीनों चीजें नहीं हैं। और जो डिफेंस कॉरिडोर की जमीन है ये कभी समाजवादी सरकार में एक्वायर की गई थी, केवल आपने नाम बदल दिया उसका। और ये कागज में देखें, फाइल में देखें, ऐसे नहीं देखिए। वो इंडस्ट्रियल हब बन रहा था। और अगर नेता सदन को ये लग रहा हो कि मैं गलत कहना, तो कितनी दूर है नेता सदन, ये बता दें हमें आप। बुंदेलखंड एक्सप्रेस से डिफेंस का जो बना रहे हैं आप। और पानी के लिए एरच डैम बन रहा था। हमारे माननीय मंत्री लोग बैठे हैं, कई मंत्री सिंचाई विभाग में बन गए। शुरू में दूसरे थे, आज सो रहे हैं शायद। आप थे शुरुआत में, आप तो काम अच्छा कराना चाहते थे लेकिन नहीं करा, होने दिया। नहीं भाई, अच्छा, मैं तारीफ कर रहा हूं आपकी। मैंने यही कहा कि आप अच्छा काम करना चाहते थे लेकिन वो नहीं कर पाए काम। एरच डैम वैसे क्या वैसा पड़ा है। तो जब इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट आप चाहते हैं तो जमीन, आपका पानी, आपकी बिजली कहां है? फिर दूसरे मंत्री बन गए उसमें। और अब तो नए मंत्री बहुत अच्छा बने हैं, जिन्होंने एक डायलॉग सबको याद है। और पता नहीं क्यों ऐसा डायलॉग कहा उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत कमा लो, पूरा मत डकार जाओ। यही डायलॉग था। अगर किसी को ठीक करना हो तो मुझे ठीक कर दो। देखो, मेरा डायलॉग नहीं हो सकता, मेरा डायलॉग नहीं है ये। माननीय अध्यक्ष जी, ये भाई शांति से सुनिए। सुनते हैं जब नेता सदन नहीं, आप और नेता प्रतिपक्ष सुनिए, अपनी बात कहिएगा। अवसर आएगा तो आप अपनी बात कहिए। नहीं, अवसर आएगा तो आप बात अपनी कहिए। जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये केवल सपना है। और क्या दिखाया गया वहां पर कि मिसाइल्स यहां बनेंगी, यहां पर तोप बनेगी, और तोप ऐसी बनेगी जिसके पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर पाएगा, चीन मुकाबला नहीं कर पाएगा। क्योंकि चीन का मुकाबला अलग बात है, वो तो हालांकि इस सदन में नहीं वो बात कह सकते हैं, लेकिन चीन जिस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, जल्दी करिए आप, जल्दी बनाइए सब तोप और मिसाइल्स वगैरह। और हम तो कहते हैं कि जो नया हवाई जहाज आया राफेल, कोई बुंदेलखंड की तहसील तय कर लीजिए, वहीं पर राफेल भी बनवाइए। क्यों बाहर से आप ला रहे हैं? राफेल वहीं बने हमारे बुंदेलखंड में, और उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बने? इसलिए मैंने मांग की थी उस समय भी कि ग्वालियर से लेकर के लिपू लेक सड़क बननी चाहिए। मैंने कई बार पत्र भी लिखा, और जिस समय सुझाव मांगे गए थे समाजवादी पार्टी से, उसमें भी सुझाव मैंने लिख करके दिया था। मुझे उम्मीद है कि जब आप वित्त मंत्री जी जवाब दें या नेता सदन जवाब दें, तो सड़क मांगी थी ग्वालियर टू लिपू लेक, वो किस स्टेज पर है ये भी जानकारी दे दें। भारत सरकार से स्वीकृत हो गई। बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा कुछ। ये मुझे नहीं पता, ये लिपू लेक तो नहीं जानते होंगे, हालांकि ग्वालियर जानते होंगे। अच्छा, लिपू लेक गए होंगे फिर। इनको मंत्री बनाना चाहिए। अगर यही बन गई है, दूसरी हमारी मांग है कि देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा हो, मुंबई टू दिल्ली एक्सप्रेसवे बन रहा हो। और जिस प्रदेश ने दिल्ली की सरकार बनवाई हो, 2-2 बार प्रधानमंत्री बनवाए हो, उस प्रदेश को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? कम से कम नेता सदन, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, NHAI से कहिए कि उत्तर प्रदेश को भी उससे जोड़ें।
क्योंकि उत्तर प्रदेश ने ही दिल्ली की सरकार बनाई है। और गंगा एक्सप्रेसवे के लिए मैंने अपने गवर्नर भाषण में कहा था कि गंगा एक्सप्रेस आप अपना खजाना क्यों खर्च कर रहे हो। हालांकि खजाने का पैसा, जो जितनी बड़ी सड़क है उतना पैसा तो नहीं दे रहे हैं आप, क्योंकि उसका मॉडल दूसरा है। वो मॉडल किसके सर पे आएगा? जब सड़क पे गाड़ी चलेगी तो किसके सर पे आएगा? वो जनता की जेब से पैसा जाएगा। अगर आप पीपीपी मॉडल पे है, अध्यक्ष महोदय, पीपीपी मॉडल पे है शायद वो सड़क, मेरी जानकारी में नहीं है। अगर पीपीपी मॉडल पे है तो टोल कितना होगा? इसलिए मैं नेता सदन की मदद करना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार अगर आप बोल रहे हैं तो एक इंजन ही क्यों भागे, दूसरा इंजन क्यों नहीं मदद कर रहा उसकी? हजारों करोड़ लेके आइए उसके लिए। और फिर एक बस चली थी, जाने नेपाल से बस चली थी और अयोध्या तक आनी थी। वो बस चल रही नहीं चल रही, उस समय मैंने मांग की थी कि एनएचआई की सड़क 6 लेन कम से कम बननी चाहिए। दिल्ली सरकार बना सकती है, वो भूल गए, केवल बस चला करके भूल गए। बस पता नहीं कब चलती है, कब पहुंचती है। मैं चाहता हूं कोई सुबह चले वहां से, अयोध्या आ जाए, दर्शन करे और फिर वापिस चला जाए। कम से कम ऐसी सड़क तो बनाओ। उसके लिए दिल्ली से पैसा मांगिए आप। नहीं, अब उन्हीं की बात कर रहे हैं इसलिए नहीं ताली बजा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। मांगे या मना करें। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। आगरा में लेदर प्रोडक्ट्स, पता नहीं कितना बजट है इसके लिए। अंबेडकर नगर को कहा गया है कि टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में उसको कवर करेंगे। अंबेडकर नगर के लोग बताएंगे बजट कितना है उसमें। आजमगढ़ ब्लैक पॉटरी, बांदा में स्टोन क्राफ्ट के लिए, इटावा हमारा टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, क्योंकि इटावा है तो उसमें बजट तो नहीं होगा। फिरोजाबाद ग्लासवेयर, बजट कितना है उसके अंदर। हमीरपुर शूज के लिए बजट कितना है उसके अंदर है? अरे आप बैठिए। अरे भाई, पानी तो हमने दिया, उसका भी तो धन्यवाद बोल दो। लोहिया गाँव भी दिया आपने इनको। देखिए बहुत इंटेलिजेंट है ये। लोहिया गाँव ले गए। नहीं, वो नहीं, वो हम इनको जानते बहुत करीब से। झांसी सॉफ्ट टॉयज, कन्नौज परफ्यूम। मैं नेता संघ से कहूंगा गोबर नहीं चाहिए हमें गोबर प्लांट नहीं चाहिए। आप गोबर प्लांट ले जाइए गोरखपुर। हमें अपना परफ्यूमरी पार्क चाहिए। और मैं परफ्यूम पार्क के बारे में बता दूं, वो इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि लोग बेला का, गुलाब का और जो हसाइन के लोग हैं वो भी जानते होंगे कि कन्नौज के लोगों के वहां प्लांट लगे हुए हैं। ये बहुत अच्छा कारोबार है, सभी कन्नौज के लोग उससे जुड़े हुए हैं। और वो कारोबार बढ़ेगा तो रोजगार, नौकरी मिलेगी। और बहुत टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से बड़ा परफ्यूमरी पार्क बन रहा था कि लोग वहां आए, म्यूजियम भी देखें। म्यूजियम के साथ साथ जो हमारी इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सकता है वो बढ़ावे के लिए वहां प्लांट भी लगना था, क्योंकि अभी तो ट्रेडिशनल तरीके से वो एसेंस निकालते हैं। और अगर ये प्लांट लग जाता तो मैं समझता हूं आपके कन्नौज का, यूपी का इत्र दुनिया के इत्रों के बराबर मुकाबला कर लेता। और ये समाजवादी इत्र बनता वहां पर। जो इत्र व्यापारी के बारे में कुछ मानी सरस कह रहे हैं, मैंने सुना है उसमें कि उससे कुछ बजट लेकर के छोड़ा जा रहा है उसको। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही लोग मिले हों उनसे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के अगर हम आंकड़े देखें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं हो रहा है यहां। ईज ऑफ डूइंग क्राइम बहुत चल रहा है यहां पर। हम एनसीआरबी के आंकड़े अगर देखें, हम कहां दिखाई देते हैं। और जिस तरह का सत्ता दल के लोगों का व्यवहार है पुलिस से और आम लोगों से, जो आरोप दूसरे दल पे लगाते हैं वो आप पे किस तरीके से अखबारों में छपे हुए हैं। देखिए आप, अगर आप चाहें नेता सदन में एक एक करके पढ़ सकता हूं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद कानून हाथ में लिए घूम रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग क्राइम चल रहा है यहां पर। नमामि गंगे में
बजट तो बहुत रखा है आपने, बजट तो बड़ा बजट रखा है उसमें कि मां गंगा साफ हो जाएंगी, लेकिन मां गंगा अकेली नहीं साफ हो सकती जब तक उसकी सहायक नदियां नहीं साफ होंगी। मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि नमामि गंगा के साथ साथ जो यमुना नदी है उसकी सफाई के लिए क्या सरकार कर रही है, जो काली नदी है उसके लिए सरकार क्या कर रही है, जो काली नदी कन्नौज में आकर के जुड़ जाती है गंगा में, उस काली नदी को साफ करने के लिए क्या इंतजाम है, आपकी और नदियां जो जुड़ जाती हैं उसके लिए क्या सरकार ने किया है। समाजवादी सरकार में, और मुझे खुशी है इस बात की कि उस समय के सिंचाई मंत्री जी, जो न केवल मेरे चाचा हैं, नेता सदन भी मुस्कुरा रहे हैं, वर्णा नदी को साफ करने के लिए इंतजाम किया गया था। और मेरी कोशिश थी कि गंगा से पहले कम से कम एक एग्जाम्पलरी काम करके दिखा दें कि वर्णा नदी बनारस में कैसे साफ बहेगी। जितना काम उस सरकार में हुआ था उससे आगे नहीं बढ़ पाए, वैसी का वैसा रोक दिया। और गोमती का भी उदाहरण है यहां पर, गोमती का भी काम एग्जाम्पलरी होता देश के लिए। जो लोग ये एग्जाम्पल देते हैं कि साबरमती का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट है, मैं तो माननीय सदस्यों से कहूंगा कि आप साबरमती का भी देख करके आइए, और साबरमती के बाद अगर आप अपने गोमती का देखेंगे तो गोमती का जो रिवर फ्रंट है उसके सामने साबरमती का रिवर फ्रंट कहीं टिकता नहीं है। ये अलग बात है, जांच चल रही है, जांच चलेगी, लेकिन इतना बड़ा काम कोई नहीं कर सकता था। ये रिवर फ्रंट पहला देश का होता। और मैं तो कहूंगा कि मैंने उस काम को आसान करने के लिए, कि काम आसान और अच्छा हो जाए, जो आर्किटेक्ट था साबरमती का वही आर्किटेक्ट आपका गोमती का है, जो कॉन्ट्रैक्टर उस साबरमती का था वही कॉन्ट्रैक्टर गोमती का है। और मैं तो आज भी कहता हूं कि 900 मीटर या कुछ अगर आज भी नाले रुक जाएं तो देश के लिए सबसे बड़ा एग्जांपल होगा कि किस तरीके से एक शहर में साफ नदी बहती है। ये एग्जाम्पल था, उसको नेता सदन ने पता नहीं कहां पहुंचा दिया, सीबीआई, ईडी और जाने कहां कहां। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, इससे बेहतर अगर कहीं आपको रिवर फ्रंट मिल जाए तो बता देना मुझे आप। और जो जो वहां हो रही थी चीजें, एक एक पेड़, क्योंकि नेता सदन को कितना शौक है मुझे नहीं पता है पेड़ों के बारे में, वो कभी शौक मुझे नहीं दिखाई दिया पेड़ों के प्रति। एक एक पेड़ तय किया गया था कि कैसे लगना है, कि लोग दुनिया में जाते हैं कहते हैं कि वहां पर चेरी ब्लॉसम होता है। मैं ये दावा कर सकता हूं, और उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट के अधिकारी हैं, मैं दावा कर सकता हूं कि अगर चेरी ब्लॉसम है दुनिया के लिए फ्लावरिंग के लिए ट्री, तो उससे बेहतर ट्री अगर किसी के पास है तो भारत में और यूपी में समाजवादी ने लगा करके दिखाए। रिवर फ्रंट के किनारे वो पेड़ लगाए गए जिससे कम से कम सीजन के हिसाब से फ्लावरिंग देखने को मिले। काम रुक गया, लेकिन फूल खिलना नहीं रुके, वो आज भी फूल खिल रहे हैं वहां पर। और मुख्यमंत्री आवास से जो आखिरी तक जाती है सड़क, उस पे भी दोनों तरफ अगर किसी ने सोच करके समझ करके एस्थेटिकली पेड़ लगाए तो समाजवादियों ने लगाए। उस सड़क पर भी फुट ओवर ब्रिज बनाया। सरकार जब पिछली बार बनी थी तो हमारे माननीय मंत्री जी, वित्त मंत्री उस समय थे कि नगर विकास के थे, मंत्री नगर विकास के थे। इन्होंने अधिकारियों की बैठक बुलाई और कहा कि मुझे उद्घाटन करना है बहुत जल्दी। तो सोचिए इनका पहला उद्घाटन क्या था, समाजवादी सरकार में बना हुआ फुट ओवर ब्रिज पहला उद्घाटन किया। मतलब पहला उद्घाटन हुआ था कि नहीं हुआ था? फुट ओवर ब्रिज, इतने बड़े विभाग के मंत्री
और उद्घाटन किसका कर रहे हैं? फुट ओवर ब्रिज, वो भी किसका? समाजवादी सरकार का बनाया हुआ। तो नदियां अगर साफ होती तो हमारे एक नए मंत्री थे, नए मंत्री, उनकी गलती नहीं है। वो विभाग, उन्हें मछली मिला, अच्छी बात है, क्योंकि उस समाज से वो जुड़े हैं तो उन्हें विभाग वही दे दिया गया, उनकी गलती नहीं है। वो जिंदा मछली लेके गए, पूरी तैयारी के साथ गए कि जिंदा मछलियां जाएंगी और गंगा में छोड़ी जाएंगी, लेकिन पता नहीं जैसे ही मां गंगा में वो मछली डालेंगी सब मर गई। अध्यक्ष महोदय, वो सब जिंदा मछलियां थी। मुझे तो ये लगता है कि नेता सदन ने जहां सेल्फी खिंचाई थी वो प्लांट खराब हो गया, जिसकी वजह से गंगा मां में सब सीवेज जा रहा है और डिजॉल्व ऑक्सीजन खत्म हो गई। वो मंत्री जी की गलती नहीं है मछली मरने का, वो जिंदा मछली लेके गए थे। और शायद मंत्री जी होते तो ये बात बता सकते थे। वो जिंदा मछली लेके गए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मां गंगा में डाली सब मछली मर गई। तो इसका मतलब ये है कि मां गंगा का जो, मेरा शब्द निकाल देना वो आप अध्यक्ष महोदय, स्लिप ऑफ टंग है, वो शब्द निकाल दिया अध्यक्ष महोदय, वो निकाल दिया जाए। तो वो जो मां गंगा में मछली डाली गई उसकी वजह से वो मर गई, क्योंकि डिसॉल्व ऑक्सीजन मां गंगा का नहीं था। तो ये बजट जा कहां रहा है? इसीलिए मैंने कहा कि ये बजट नहीं बंटवारा है। और अगर कोई बड़ी योजना बन रही हो तो बताइए मुझे कि उस बजट से ये बड़ी योजना बन रही है। नेता सदन और कई बार सत्ता के लोग कहते हैं कि हमने ये इतने एयरपोर्ट बनाए हैं। अयोध्या का अभी तक एयरपोर्ट नहीं बन पाया। मैं तो कहूंगा नेता सदन को पूरा ध्यान अयोध्या पे दीजिए, आप जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट बनाइए, क्योंकि आप उतरे फिर हम भी उतरे उसी एयरपोर्ट पर। और जो समाजवादियों ने बनाए एयरपोर्ट वो अभी तक पूरे नहीं हो पाए। चित्रकूट का किसी समय पर नेताजी ने शुरू किया था, उस समय हवाई पट्टी छोटी थी। जब मैं चित्रकूट की हवाई पट्टी पर उतरा तो वहां के अधिकारियों ने कहा कि अब तो हवाई जहाज अलग तरह के आने लगे हैं, अगर ये हवाई पट्टी की लेंथ बढ़ जाएगी और चौड़ा हो जाएगी हवाई पट्टी तो बड़े बड़े हवाई जहाज भी उतर सकेंगे। और उसी समय समाजवादी सरकार में फैसला लिया गया कि जो एक्स्ट्रा लैंड है वो ली जाएगी, क्योंकि फॉरेस्ट की लैंड लेनी थी, जिसके कारण समय लग गया, लैंड ली, काम शुरू हो गया, लेकिन 5 साल तक सरकार उस पर काम ही करती रही, अभी तक चालू नहीं कर पाई सरकार। मेरठ भी समाजवादी सरकार का है। आपका मुरादाबाद का भी नेताजी का बनाया हुआ एयरपोर्ट है, हवाई पट्टी जो बनी थी। और जो कुशीनगर में हवाई अड्डा बना है वो समाजवादी सरकार में बजट देकर के बना है। समाजवादी सरकार ने बजट दिया था। जो उस विभाग के मंत्री रहे होंगे उन्होंने तो फाइल देखी होगी, लेकिन हमें डर ये लगता है कि माननीय सदस्य कुछ कह रहे थे एक दिन कि एयरपोर्ट बंद तो रहे हैं लेकिन नई स्कीम चल रही है बीजेपी की, वन नेशन वन नेशन और वन पूंजीपति। तो कुशीनगर एयरपोर्ट समाजवादी सरकार का बना हुआ है। और आजमगढ़ का तो पता नहीं क्यों नहीं शुरू किया गया। मैं कई बार उस एयरपोर्ट पर उतरना चाहता था, मैंने लिख करके भी जिलाधिकारी महोदय को दिया, उन्होंने कहा कि काम चल रहा है। तो एक दिन मैंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा जरा देख करके आइए काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो बोला काम सब पूरा हो चुका है, अब बिल्कुल बन करके तैयार है। मैंने फिर जिलाधिकारी से पूछा कि वो काम तो पूरा हो गया, सब साफ है हवाई पट्टी पर। तो उन्होंने कहा अभी टेस्ट हुआ है, टेक्निकल टेस्ट हुआ है, इसमें कुछ फ्रिक्शन ज्यादा है। अब पता नहीं फ्रिक्शन ज्यादा है कि कम है, जिसकी वजह से आज तक आजमगढ़ का एयरपोर्ट शुरू नहीं होने दिया। मुझे तो ये लगता है समाजवादी सरकार ने बनाया था इसलिए नहीं चालू होने दे रहे। एक रसूलाबाद में हवाई पट्टी बनी थी। लॉजिस्टिक्स तो ये कहते हैं कि आप बिल्कुल बगल में उतरे, हेलीकॉप्टर से उतर करके पहुंच जाएं। अब सोचिए इतना बड़ा कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं नेता सदन, जिसमें आदरणीय राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे होंगे। और कहां उतरेंगे? लखनऊ में।
आपने अगर काम पूरा कर दिया होता तो आपको लखनऊ नहीं उतरना पड़ता, आप बगल में उतर जाते, वहां से 2 मिनट 5 मिनट की फ्लाइंग में आप कार्यक्रम में पहुंच जाते। एक बार जरूर उतारा था कोई हवाई जहाज वहां पर, और जब हवाई जहाज उतरा था तो उद्योगपति उसमें बैठ करके गए थे कुछ, उन्होंने कहा यहां पर हम काया क्लब कर देंगे और न जाने कितना इन्वेस्टमेंट ले आएंगे। वो एक बार हवाई जहाज उतरा, उसके बाद दोबारा हवाई जहाज उस पर नहीं उतरा। और जब लोगों के घर में पानी भरा हुआ, थोड़ा सा पानी ज्यादा बरस गया एक बार, तो वहां के लोगों को पुलिस ने पीटा क्योंकि उन्होंने पानी निकलने के लिए रास्ता बना दिया था। तो जो हवाई पट्टियां हैं, मुरादाबाद की समाजवादी सरकार की बनी हुई है, आजमगढ़ समाजवादी सरकार की बनी हुई है, चित्रकूट में नेताजी ने बनवाई, झांसी का कब पूरा होगा, ललितपुर में कहां जगह चिन्हित है, सोनभद्र में बहुत पुरानी हवाई पट्टी है, मेरठ में समाजवादी सरकार में ही फैसले लिए गए थे। मैं चाहूंगा अयोध्या का बहुत जल्दी आप बनवा दें, हमें खुशी होगी इस बात की कि आप उतरें, उसके बाद हम लोगों को भी उतरने का मौका मिलेगा। उसको कोई नहीं रोक सकता। और जो किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए था, मैंने कई बार प्रेस के माध्यम से कहा था, मैं आज भी कहता हूं, कई बार कई प्रोजेक्टों में लैंड एक्विजिशन के इश्यूज आ जाते हैं, समय पर लैंड नहीं ले पाते हैं। ये जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना था उस समय लैंड एक्विजिशन का बहस चल रही थी दिल्ली में। मैंने जगह जगह पर किसानों से बातचीत की और किसानों से राय मशवरा कर करके जो किसानों के सुझाव थे उनको शामिल किया, और कई जगह पर मुझे सर्किल रेट बढ़ाना पड़ा। मैंने सर्किल रेट बढ़वाया और सर्किल रेट बढ़ा करके मुआवजा किसानों को दिया। आप एक कोने से दूसरे कोने आप पहुंच जाएं, अगर एक भी जगह एक किसान ने विरोध किया हो तो बता दीजिए। इतने कम समय में देश में कहीं लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ जितना कम समय में लैंड एक्विजिशन समाजवादी सरकार में आगरा लखनऊ में करके दिखा दिया। और उसी तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किया, वहां भी कोई इशू नहीं आया। और अगर इशू आया होता और अगर हमने जमीन को एक्वायर न किया होता और किसानों से आम सहमति नहीं बनी होती तो शायद सीवीसी के एक्ट कहता है कि आप टेंडर नहीं कर सकते हैं। जब तक 50% से ज्यादा जमीन एक्वायर नहीं होगी आप टेंडर नहीं कर सकते, क्योंकि जमीन एक्वायर से लेकर के करार 70% तक हो गए थे, इसलिए समाजवादी सरकार में वो टेंडर हो गए थे। और मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूं कि अयोध्या और फैजाबाद में बहुत किसानों के साथ अन्याय हुआ। मुझे समय समय पर लोग मिले थे और मैंने प्रेस के सामने कहा कि इतना पुण्य काम होने जा रहा है, उसके लिए सरकार को अगर सर्किल रेट बढ़ा करके 6 गुना भी मुआवजा देना पड़े तो देना चाहिए किसानों को। आपको सब किसान जमीन दे देते, लेकिन पता नहीं नेता सदन आप किस अधिकारी के चक्कर में पड़ गए। आप फैसला लिए, कलम उठाइए और 6 गुना कर दीजिए, कोई रोक दे तो मुझे बताइए। आप वैसे तो वैसे आप बहुत सख्त हो, लेकिन बताओ किसानों के लिए सख्ती नहीं है। आप सर्किल रेट बढ़ाने कौन रोक रहा है और अयोध्या के लिए कौन मना कर देगा? आप 6 गुना दीजिए सर्किल रेट बढ़ा करके। आपको अगर 2 दिन में जमीन न मिल जाए तो कहिएगा। वो अलग बात है कि कुछ रजिस्ट्रियों में हेराफेरी हुई, जैसे कार्रवाई आपने गाजियाबाद में की है, आप अयोध्या में भी वही कार्रवाई कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि कार्रवाई होगी ऐसी अधिकारियों के खिलाफ। मंडी को लेकर के सरकार ये दावा करती है कि किसानों को हर फसल का पैदावार की एमएसपी दिलवाएगी। पिछली बार धान का माननीय सदस्य बैठे, अगर कोई हमें बता दे धान की कीमत सरकार दिला पाई हो तो बता दें। और माननीय सदस्य अगर आप सच में किसान हितैषी हैं तो बताओ कितने किसानों को धान की कीमत मिल गई थी? और उसके बाद अब गेहूं, जो गेहूं की कीमत मिली है वो सरकार की वजह से नहीं मिली, वो मार्केट की वजह से मिली। और सरकार ने खुली छूट दे दी प्राइवेट कंपनियों को कि जाओ जितना गेहूं खरीदना चाहो खरीद लो, और गेहूं खरीद गया सब। सरकार बताए कि इन्होंने कितनी खरीद की। अगर गेहूं खरीद की हो सरकार, वो आंकड़े बताएगी सरकार ने क्या दी है। ये सही है, हमें खुशी है किसानों को कीमत मिल गई, लेकिन आपने अपने संकल्प पत्र में, लोक कल्याण संकल्प पत्र में कहा है
तो हम किसानों के लिए विशेष योजना चलाएंगे, भामाशाह योजना चलाएंगे। आप एमएसपी दीजिए, बोनस दीजिए, क्यों नहीं देते किसान आपको? लेकिन आप बोनस नहीं देना चाहते थे, आप चाहते थे प्राइवेट लोग खरीद लें। और जब ये प्राइवेट लोग खरीद लेंगे, कल हमारे शहर में रहने वाले लोगों को आटा खरीदना पड़ेगा, तो सोचो कितना मुनाफा वो लोग कमाएंगे। इसलिए सरकार ने जानबूझ करके उन्हें मौका दिया है मुनाफा कमाने के लिए। इसीलिए इसमें एक नई योजना चल रही है कि वन नेशन वन कई पूंजीपति विचार। आटे की कीमत क्या होगी? और महंगाई के आंकड़े हमारे सदस्यों ने कई बार दिया है कि बाजार में आंकड़े क्या है, और सरकार कहती है वो महंगाई नहीं रोक सकती। तो फिर सरकार किस बात के लिए है? आप हर चीज महंगी होती चली जा रही है आपकी। सीमेंट महंगा, सरिया महंगी, और सरकार बनने के बाद बताओ सीमेंट कितना महंगा हो गया, सरिया कितनी महंगी हो गई, आपकी गिट्टी बालू कितनी महंगी हो गई, बिजली आपने कितनी महंगी कर दी, सरसों का तेल कितना महंगा कर दिया, रिफाइंड कितना महंगा कर दिया आपने, हर जरूरत की चीज महंगी कर दी। जिम्मेदार कौन है? और आप तो कह रहे थे कि नोटबंदी आ जाएगी तो सब खत्म हो जाएगा, नोटबंदी आने के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट भी आपने पढ़ ली होगी कि आरबीआई ने क्या कहा है कि 500 के नोट और 2000 के नोट कितने आ गए बाजार में फर्जी। आज कौन जिम्मेदार है उसके लिए? जीएसटी लगा करके कह रहे थे बाजार हमारा अच्छा हो जाएगा, उद्योग कारोबार बढ़ जाएगा। और जीएसटी बताए वित्त मंत्री जी, दिल्ली की सरकार बहुत जल्दी बंद करने जा रही है जीएसटी का आपको कंपनसेशन। तो अब कंपनसेशन का आप कहां से उतने गैप को फुलफिल करेंगे? आप वो फुलफिल कहां से करेंगे आप? तो इसीलिए मैंने कहा कि जब जीएसटी बंद हो जाएगी, आप तो उस जीएसटी को मानने कि जितना पिछले वर्ष में आपको जीएसटी मिलता था कंपनसेशन, उसी हिसाब से आपको इस बार कंपनसेशन मिलेगा। अगर मान लीजिए दिल्ली की सरकार ने वो कंपनसेशन नहीं दिया आपको, तो उस गैप को फुलफिल कहां से करेगी ये सरकार? ये तो डबल इंजन की सरकार है। ये सरकार पेड़ लगाने में भी बहुत आगे है, पर यार जाने कितने पेड़ लगाती है। 17-18 में कई करोड़ पेड़ लगाएंगे। तो मैं मान लूं 35-35 करोड़ हर साल लगाए आपने। अभी बोला है आपने 35 करोड़, पहले कुछ कम लगाए थे आपने पेड़। सरकार कह रही हम इतने पेड़ लगाएंगे। मुझे याद है जब प्लांटेशन मैंने एक जगह की और मैं ग्रीन प्लांटेशन करता था, एक ग्रुप बनाकर, एक ग्रुप प्लांटेशन, ग्रीन बेल्ट क्रिएट करता था। और हो सकता है आंकड़े थोड़े आगे पीछे हों, 1,24,000 पेड़ लगवाए थे। वो 1,000 एकड़ में लगे थे। 1,000 एकड़ में 1,24,000 के लगभग पेड़ लगे थे। और आप तो हर साल 20 करोड़ से नीचे नहीं जा रहे हो। और इस बार तो कहा है बजट में 35 करोड़ पेड़ लगाएंगे। क्या गमलों में लगा रहे जो आप सड़क पर लगने लगे हैं? गमलों में क्या गमलों के भी पेड़ गिर ले? तब तो घास गिर ली, तब तो लगी गई। लखनऊ में लग गई होगी इतनी घास। 35 करोड़ अगर 1,000 एकड़ में 1,24,000 पेड़ लगते हैं, तो 35 करोड़ पेड़ के लिए जमीन कहां है आपके पास? ये बताएं हमें आप, कहां है जमीन? और फिर मुझे खुशी है इस बात की कि नेता सदन को शौक जानवरों का भी है, और जानवर के साथ आपकी तस्वीर आती है, बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। क्योंकि लाइन सफारी मैंने इसीलिए बनाई थी कि बच्चे जाकर के लाइन सफारी देखें। मैंने विभाग के मंत्री जी से कहा कि वहां लेपर्ड आ गया है, तेंदुआ ब्लैक बग्स और हिरन को खा चुका है। कुछ अधिकारियों ने भागदौड़ की है, अभी तक तेंदुआ नहीं पकड़ा गया है। अभी सुनने में आया कतनिया घाट में एक बच्चे को तेंदुए ने मार दिया, तो लोगों के अंदर गुस्सा हुआ और लोगों ने पुलिस के ऊपर अटैक कर दिया। जो वन विभाग के हैं, वो घटना घट गई। इससे पहले भी लेपर्ड किसानों ने मार दिया, पूरे के पूरे गांव में मुकदमे दर्ज कर दिए गए। ये जिम्मेदारी वन विभाग की है।
कौन है जिम्मेदार इसके लिए? इसलिए नेता सन से कहूंगा कि आपने चिड़ियाघर तो अच्छा बनवा लिया, उसके लिए कॉर्पस फंड भी 50 करोड़ डाल दिया आपने, लेकिन दूसरे जानवरों को भूखा रखना चाहते हो आप। और जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, सबसे स्टेट के लिए उपलब्धि होती, वो उपलब्धि का क्या किया सरकार ने? लायन सफारी, एनिमल सफारी, वो हो सकता है हमने और नेताजी ने बनवाई हो, लेकिन वो इटावा में बनी है, मेरे क्षेत्र में नहीं बनी है। मेरा जन्म सैफई में हुआ है, इटावा में नहीं हुआ है। इटावा से विधायक आपके हैं, हमारी विधायक नहीं है। इसलिए क्यों भेदभाव आपको? और फिर आपको ये याद रखना चाहिए, नेता सदन जो शेर आप लेके गए हो, उसको खिलाए पिलाए इटावा वालों ने है, और नहीं खिलाया पिलाया तो बताइए आप। मोटा तगड़ा करके भेज दिया गोरखपुर, ध्यान रखना वो कमजोर ना हो जाए। ये सरकार कह रही है सैनिक स्कूल बनवाएंगे। कहां बनवाया आपने सैनिक स्कूल? वित्त मंत्री जी आप बताइए, आपने कहां सैनिक स्कूल बनवाया है? माननीय मंत्री जी बताए, सैनिक स्कूल शाहजहांपुर में बन गया क्या? समाजवादी सरकार थी तो दिल्ली से 3 सैनिक स्कूल मिले थे, और तीनों के तीनों स्कूलों के लिए अच्छा बजट दिया था और बनकर के तैयार हो गए थे। स्कूल चालू भी हुए, एक बाद में चालू हुआ आपकी सरकार में। अगर आप राष्ट्रवादी हैं, कहते हैं हम है नहीं, नेशनलिस्ट ही नहीं है, हम लोग राष्ट्रवादी नहीं है, हम देशभक्ति नहीं है, हम बनाए सैनिक स्कूल, देश की सीमा पर लड़ने के लिए बच्चों को तैयार करें। हम राष्ट्रभक्ति नहीं है, आप राष्ट्रभक्त हो। आपने सैनिक स्कूलों का बजट क्यों काटा? और सैनिक स्कूल क्यों नहीं बनाया अभी तक आपने? सैनिक स्कूल उस समय दिल्ली की सरकार ने मुझे दिए थे, वो एक दे रहे थे अमेठी में। मैंने उस समय कांग्रेस के नेता से बात की कि मैं अकेला अमेठी में नहीं दूंगा, अगर आप सैनिक स्कूल चाहते हैं तो 2 और दीजिए, तब मैं जाकर के दूंगा। तो मुझे खुशी इस बात की कि दिल्ली की सरकार ने वो बात मानी। एक अमेठी में, एक मैनपुरी में, जो कन्नौज में बनना था उसको मैंने झांसी में बनाने का काम किया सैनिक स्कूल। आज यूपी में 4 सैनिक स्कूल हैं, और 5 साल से राष्ट्रवादी सरकार है। कौन सा नया सैनिक स्कूल बनाया आपने? बताइए आप। एक सैनिक स्कूल बनाया हो तो बता दीजिए आप। और फिर जो बजट देना चाहिए था उसके लिए, अब दिया है जाकर के बजट। बजट क्यों नहीं दिया पहले? इसी तरीके से